अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सनाउल्लाह। जैसे कि आप लोगों को पता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंपलसरी सब्जेक्ट होने वाला है सीएसएस में, और जाहिर सी बात है अगर सीएसएस में होगा तो पीएमएस और पीसीएस में भी होगा। तो आज से हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। सीएसएस के सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, हम बिल्कुल उसी तरह उसी सीक्वेंस में टॉपिक्स को करेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज वगैरह एक्स्ट्रा कोई भी टॉपिक नहीं करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर ये 9 टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसमें कुछ डेफिनेशंस हैं वो बताई नहीं गई कि कौन सी डेफिनेशंस हैं। वो हमने खुद ने सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि वो पास्ट पेपर्स में डायरेक्टली तो नहीं पूछी गई, लेकिन क्वेश्चंस के अंदर वो आती रहती हैं। ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और बाकी ये जो नीचे टॉपिक्स हैं ये करेंगे हम इसी वीडियो में। पहले तो हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन देखते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो पहली डेफिनेशन है ये वुड्रो विल्सन ने दी थी। ठीक है, ये यूएस के 28th प्रेसिडेंट थे। इन्होंने जो डेफिनेशन दी थी, इन्होंने कहा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ है। ठीक है, मतलब कोई भी अगर डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, तो उसका एक डिटेल्ड और सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ होगा। ठीक है, जिसके ऊपर वो चलेगा। ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है, वो भी डिटेल्ड है। ठीक है, और एक सिस्टम के तहत वो चलता है। ठीक है, ऐसे ही हर गवर्नमेंट का इदारा उसी कानून पे चलता है। और नीचे जो डेफिनेशन दी गई है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए दी गई है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एसेंशियली मीन्स टू मैनेज एंड ओवरसी द अफेयर्स ऑफ द पब्लिक एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू सिटीजन्स। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मेन कॉन्सेप्ट ही ये है कि पब्लिक को लुक आफ्टर करना। ठीक है, और दूसरी बात ये जो हमें यूनिवर्सिटी में टीचर्स ने नहीं बताई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हुए, उन्होंने असल में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी कॉन्टेक्स्ट है वो गवर्नमेंट के ऊपर है। ठीक है, आप जो भी इस वीडियो में या आने वाले लेक्चर्स में जो भी सुनेंगे, उसको आप गवर्नमेंट से रिलेटेड समझिएगा। ठीक है, गवर्नमेंट से और पब्लिक से, कि गवर्नमेंट को पब्लिक को सर्व करना है बस। ठीक है, ये मेन डेफिनेशंस हैं, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, और यही कंटेंट आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और काफ़ी और सब्जेक्ट्स में यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी हम मेन डेफिनेशंस देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन है ब्यूरोक्रेसी। जैसे कि नेशनल असेंबली में लॉज बनते हैं। ठीक है, जब वो लॉज बन जाते हैं तो इम्प्लीमेंट जो होते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स करवाते हैं, या फिर ऐसे समझे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ करवाते हैं। ठीक है, तो जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो ब्यूरोक्रेट्स कहलाते हैं। ठीक है, और उसे ही ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, जो भी वो सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, ये सारी जो डेफिनेशंस इंग्लिश में लिखी हुई हैं ये आप याद करना चाहें तो भले याद कर लें, पर जो मेन चीज़ है वो है इन्हें समझने की। ठीक है, तो इसीलिए जो सीएसएस ऑफिसर होता है उसे हम ब्यूरोक्रेट कहते हैं, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट करवाता है। जो पॉलिसी बन जाती है ना, वो इम्प्लीमेंट करवाता है। ठीक है, इसमें फिर ब्यूरोक्रेसी में स्ट्रक्चर होता है सेक्रेटरी से नीचे तक। ठीक है, उसके बाद रेड टैप भी कहते हैं, रेड टैपिज़म भी कहते हैं। ठीक है, ये वर्ड यूज़ किया जाता है जब एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी होती है। ठीक है, मतलब अगर किसी गवर्नमेंट इदारे में काम पड़ जाए, जैसे कि अभी पाकिस्तान में हमेशा होता है, हम देखते भी हैं कि छोटे काम के लिए भी एक चेन बनी हुई होती है, सबसे अप्रूवल लेनी पड़ती है ऊपर तक, हालांकि काम बिल्कुल छोटा होता है। ठीक है, और उसके लिए बहुत डॉक्यूमेंटेशन होती है। ठीक है, तो इसे रेड टैप कहते हैं। कोई भी काम करवाने के लिए अप्रूवल लेनी पड़ती है, और वो फिर अप्रूवल जो छोटी ऑफिस होती है वो डायरेक्ट ऊपर से नहीं ले सकती। वो फिर डायरेक्ट जैसे चेन ऑफ कमांड होता है ना, वैसे वो पुटअप कर दी जाती है, अप्रूव होते जाते हैं, फिर ऊपर से ही वो अप्रूव नीचे आते 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 नीचे तक, नीचे वाली ऑफिस को मिलता है। ठीक है, तो इसे रेड टैपिज्म कहते हैं। और ये तीसरी जो डेफिनेशन है सिविल सर्विस, ये वही है जैसे आप सीएसएस समझ लें कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मेरिट बेस सिस्टम के तहत सेलेक्ट करना, और फिर उनकी हेल्प से पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना। ठीक है, और उसके बाद है पब्लिक पॉलिसी।
पब्लिक पॉलिसी ये है कि कोई भी पॉलिसी जो पब्लिक के सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। जैसे कि हम देखते हैं नेशनल असेंबली में जो बनती है, ठीक है, वो पब्लिक के लिए बनती है और ये 3 प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनती है, ठीक है। उसके बाद है पॉलिसी मेकिंग। ये पब्लिक पॉलिसी बनाने के प्रोसेस को कहते हैं, ठीक है। उसमें वो देखते हैं कौन सी चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना है, कौन सी स्ट्रेटजीज़ फॉलो करनी है, ये सब चीज़ें, ठीक है। और अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर में कहीं भी अगर अकाउंटेबिलिटी आती है तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की अकाउंटेबिलिटी, कि वो अपना काम सही कर रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने एक्शन, जो भी एक्शन करता है उसका फिर वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी कहीं भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाए, इसका मतलब यही है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन, ये दोनों वर्ड्स मीनिंग में थोड़े बहुत सेम है, ठीक है। काफ़ी लोग इसे सिमिलर समझते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नमेंट्स के लिए यूज़ होता है। जब कोई गवर्नमेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अपने पावर्स डिसेंट्रलाइज करे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 18th अमेंडमेंट के तहत प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास काफ़ी पावर्स आ गए हैं, ठीक है। ये डिसेंट्रलाइज पावर हुए थे फेडरल से प्रोविंशियल तक, और फिर आगे फर्दर प्रोविंशियल लोकल गवर्नमेंट को डिसेंट्रलाइज करके देती है, ठीक है। इसी तरह डेलीगेशन में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने पावर्स को डेलीगेट करता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ पावर्स कमिश्नर के पास हैं, तो वो चाहे तो अपने पावर डेलीगेट कर सकता है, डिप्टी कमिश्नर को दे सकता है, और डिप्टी कमिश्नर ऐसे ही असिस्टेंट कमिश्नर को दे सकता है, लेकिन वो खुद अपनी मर्ज़ी से नहीं दे सकते, ऊपर से इनको परमिशंस लेनी पड़ती हैं, ठीक है, अप्रूवल लेनी पड़ती हैं, ठीक हो गया। डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन, ये दोनों चीज़ें जितनी होंगी उतनी गवर्नमेंट अच्छा वर्क करेगी और रेड टैपिज़म इससे उतना ही कम होगा। मतलब ये डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन बहुत इसेंशियल है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। अब हमारा टॉपिक है रोल एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन सोसाइटी। मैं अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जगह गवर्नमेंट को यूज़ करता हूँ तो वो कहना गलत नहीं, ठीक है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो फर्स्ट रोल है वो है पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाना, जो भी पॉलिसीज़ बनी हुई हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करवाना, ठीक है। दूसरा रोल है पब्लिक पॉलिसी डिलीवरी, ठीक है। जो भी पॉलिसीज़ नेशनल असेंबली में बनती हैं उनकी उनका जो मेन फोकस होना चाहिए वो एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो लाजमी होना चाहिए, ठीक है। इनके अलावा भी हो सकता है पॉइंट फोकस, लेकिन ये 3 चीज़ें लाजमी हैं जो कि हर पब्लिक को चाहिए, ठीक है। और तीसरा जो गोल है वो है रेगुलेशन एंड कंट्रोल। गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ है कि वो लॉज़ को इन्फोर्स करवाए और जस्टिस को इंश्योर करे। इसके लिए पुलिस भी बनी हुई है और जुडिशरी भी, ठीक है। और जो चौथा गोल है वो है डेवलपमेंटल रोल, ठीक है, ताकि मतलब सोसाइटी के अंदर सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, मतलब जो डेवलपमेंट हो वो सस्टेन कर सके। हर गवर्नमेंट को ये 4 चीज़ें लाजमी करनी होती हैं ताकि पब्लिक को लुक आफ्टर कर सके ये। अब हम देखेंगे इश्यूज़ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ठीक है। इसमें फर्स्ट टॉपिक है डेमोक्रेसी वर्सेस ब्यूरोक्रेसी। डेमोक्रेसी जैसे कि आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट जो कि इलेक्ट की जाए, पब्लिक इलेक्ट करे, ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान में हम देखते हैं। और ब्यूरोक्रेसी वो कि जो परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वही ब्यूरोक्रेसी होती है, ये चेंज नहीं होती, ये जस्ट रिटायर्ड होते हैं 60 ईयर्स पे, ठीक है, जब इनकी एज 60 ईयर्स हो जाती है। तो इनमें एक प्रॉब्लम रहता है, जैसे कि हम देखते हैं पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट चल रही है 4 साल से, उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ बनाई हैं और उन्होंने अपने हिसाब से सेक्रेटरीज़ रखे हुए हैं हर डिपार्टमेंट के, ठीक है। तो जब इनके 4 साल पूरे हो जाते हैं तो जो दूसरी गवर्नमेंट आती है वो मोस्ट प्रोबेबली तो वो पॉलिसीज़ भी ख़त्म कर देती है, ठीक है। और अगर नहीं भी करती तो वो लाजमी वो सेक्रेटरीज़ तो हटा देती है, वो अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से दूसरे सेक्रेटरीज़ रखती है, फिर वो
उन पे काम करते हैं, ठीक है। फिर उनको अंडरस्टैंड करने में ज़ाहिर सी बात है टाइम लगता है। तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। ये एक इशू है डेमोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी के बीच में, ठीक है। और दूसरा प्रॉब्लम है पॉलिटिक्स वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिटिक्स जैसे कि पॉलिटिशियंस हमारे कुछ डिसीजन ले लेते हैं, कुछ पॉलिसीज़ बना देते हैं जो कि ब्यूरोक्रेसी को, एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम्स देते हैं, ठीक है। और तीसरा है, ये थोड़ा ट्रिकी है, एफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी। ये यहाँ पर ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लें कि जैसे कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं जिसमें से जो बलूचिस्तान है और 3 बाकी जो हैं, तीनों में अच्छी खासी डेवलपमेंट हो रही है। जो फेडरल गवर्नमेंट है या उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो एफिशिएंटली काम कर रही है, ठीक है, एफिशिएंसी दिख रही है। लेकिन पाकिस्तान में इक्विटी नहीं दिख रही, क्योंकि बलूचिस्तान को इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन तो मिल रही है लेकिन इक्विटी नहीं मिल रही। क्यों? वहाँ पर बलूचिस्तान में ज़्यादा रिसोर्सेज वहीं से मिल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा बजट खर्च नहीं किया जा रहा, अलोकेट नहीं किया जा रहा। तो ये एक प्रॉब्लम है। एफिशिएंट तो हैं हम, लेकिन इक्विटी नहीं है हमारे पास। तो गवर्नमेंट को ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए गवर्नमेंट में, एफिशिएंसी और इक्विटी दोनों। अब नेक्स्ट टॉपिक है कोर वैल्यूज़ ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसे समझने के लिए आप ऐसा समझें कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनमें ये 4 चीज़ें लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, एफिशिएंसी, इक्विटी एंड फेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिवनेस। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि वो जो भी काम करें लॉ के तहत करें, ठीक है। जस्टिस, फेयरनेस एंड इक्वलिटी को प्रमोट करें लॉ के तहत, ठीक है, जो लॉ में है, ठीक है। लॉ का रूल होना चाहिए, ना कि उन एम्प्लॉयज़ का, ठीक है। दूसरा एफिशिएंसी, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें एफिशिएंट होना चाहिए, एफिशिएंटली काम करना चाहिए, ठीक है। तीसरा है इक्विटी एंड फेयरनेस, हर सिटीज़न को वो इक्वली ट्रीट करें, उनकी क्लास या उनका रिलीजन जो भी हो वो इक्वली ट्रीट करें, वो छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है। और चौथा है रिस्पॉन्सिवनेस, वो रिस्पॉन्स देना जानते हों, पब्लिक की जो नीड्स हैं या ग्रीवेंसेस हैं उन्हें जल्दी से एड्रेस करना जानते हों। इस स्लाइड में हम 3 टॉपिक्स देखेंगे, ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एंड न्यू पब्लिक सर्विस। फर्स्ट, ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा फोकस हायरार्की पे होता था। हायरार्की का मतलब ये है कि टॉप से बॉटम तक एक ऑर्डर बना होता है, जैसे कि कमिश्नर, फिर डिप्टी कमिश्नर, फिर असिस्टेंट कमिश्नर, ऐसे फिर चेन बनी हुई थी ऊपर से नीचे तक, ठीक है। तो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इस पे ज़्यादा फोकस होता था, ठीक है, हायरार्की पे। और दूसरा इनका फोकस होता था स्ट्रिक्ट रूल्स पे, रूल्स को बहुत फॉलो किया जाता था, अभी भी फॉलो किया जाता है, लेकिन रूल्स के हटकर ये कोई काम नहीं हो पाता था इसमें, ठीक है। और तीसरा ये कि इसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते थे वो बिल्कुल न्यूट्रल रहते थे, और इनका ज़्यादा और जो ज़ोर था या फोकस था वो एफिशिएंसी और फॉर्मल कंट्रोल मैकेनिज़म्स पे था, ठीक है। सेकंड है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ये प्राइवेटाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन और रिज़ल्ट ओरिएंटेड मैनेजमेंट को प्रमोट करती है, ठीक है। मतलब प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हर चीज़ गवर्नमेंट को नहीं देखनी चाहिए, ठीक है। मतलब प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, बिजनेसेस होने चाहिए, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, फेडरल से प्रोविंशियल, प्रोविंशियल से लोकल गवर्नमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन जितनी होगी उतना बेनिफिट होगा, ठीक है। और रिज़ल्ट ओरिएंटेड मैनेजमेंट, मतलब रिज़ल्ट आना चाहिए, फिर प्रोसेस या तरीका जो भी हो, ठीक है। और इसका फोकस परफॉर्मेंस मेजरमेंट पे भी है, अकाउंटेबिलिटी पे भी है और कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे भी है। इसको आप ऐसे समझ लें कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस भी मेजर होती है, ठीक है, जो ACR वगैरह बनती है हर सालाना बनती है हर एम्प्लॉयज़ की, ठीक है। उनको देखकर ही फिर उनकी प्रमोशंस वगैरह किए जाते हैं। और दूसरा ये है कि अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, ये भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की होनी चाहिए। और कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस, जो भी काम हो वो कम खर्चे में होना चाहिए, ठीक है। तीसरा है न्यू पब्लिक सर्विस, ये सिटीज़न सेंटर्ड अप्रोच है, ठीक है, और पब्लिक पार्टिसिपेशन है इसमें और कोलैबोरेटिव गवर्नेंस है, ठीक है। न्यू पब्लिक सर्विस के अंदर जो
सिटीज़न्स की जो सर्विस है, ठीक है, सिटीज़न को सर्व करने को बहुत वैल्यू दिया गया है, ठीक है, और ये प्रॉफिट ओरिएंटेड प्रैक्टिस है। इसका एग्जांपल ऐसे देख सकते हैं कि नेशनल असेंबली के अंदर अगर कोई पॉलिसी बनती है, ठीक है, तो उसमें पॉलिटिशियंस और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, उनके अलावा जो सिविल सोसाइटी है उनकी भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। गवर्नेंस अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट या स्टेट को कौन से एक्शंस लेने चाहिए पब्लिक को सर्व करने के लिए। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ये इसमें 2 पॉइंट्स हैं, ए एंड बी। ए के अंदर ये है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हर काम में गवर्नमेंट के, और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके, और इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, जैसे कि हायरार्की बनी हुई है टॉप से बॉटम तक, तो उनकी सबका इनपुट होना चाहिए, ठीक है। और जो बी है उसमें मल्टी स्टेक होल्डर्स कोलैबोरेशन होनी चाहिए। मल्टी स्टेक होल्डर कौन? पब्लिक डिपार्टमेंट्स, प्राइवेट डिपार्टमेंट्स और सिविल सेक्टर्स, जो भी सिविल सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और प्राइवेट डिपार्टमेंट्स और सिविल सोसाइटी, इन तीनों को कोलैबोरेट करके फिर काम करना चाहिए ताकि पब्लिक को सही से लुक आफ्टर कर सकें। अब हमारा टॉपिक है इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस्लाम में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट 4 पॉइंट्स पे मुश्तमिल है। फर्स्ट है अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं अल्लाह के और पब्लिक के सामने, ठीक है। दूसरा है जस्टिस एंड इक्विटी, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो जस्टिस प्रोवाइड करें पब्लिक को, और पब्लिक में इक्विटी देखें, ठीक है, मतलब पब्लिक में वो क्लास सिस्टम या फिर रिलीजन बेसिस पे पब्लिक को ना देखें, ठीक है, सब सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट करें। और तीसरा है लीडरशिप एंड सर्विस, जो भी लीडर्स हैं, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो सेक्रेटरी हो या मिनिस्टर हो, वो सब सर्वेंट्स हैं पब्लिक के। और चौथा है कंसल्टेशन, ठीक है, जो भी डिसीजन मेकिंग हो रही है वो म्यूचुअल कंसल्टेशन से हो। जो पहले मैंने स्लाइड में बताया है कि जो भी गवर्नमेंट इदारे हैं वो जब गवर्नमेंट इदारे नहीं, जब जैसे कि नेशनल असेंबली है, वो अगर लॉ बना रही है, पॉलिसी मेकिंग कर रही है, तो वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से और सिविल सोसाइटी से लाजमी कंसल्टेशन करे। हमारा अब लास्ट टॉपिक है हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान। ये 4 पॉइंट्स पे मुश्तमिल है, ठीक है, इसके अलावा भी आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। यही आपकी आउटलाइन बनेगी अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। पहला जो पॉइंट है वो है कॉलोनियल लीगेसी। पाकिस्तान में जो भी ब्यूरोक्रेसी अभी चल रही है, ये ब्रिटिश इंडिया था तब ब्रिटिश वालों ने इम्प्लीमेंट की थी ब्रिटिश इंडिया में। यही सिस्टम अभी तक चल रहा है, ठीक है, वही रूल्स, वही पॉलिसीज़, वही बिहेवियर, वही एटीट्यूड, सेम टू सेम, ठीक है। सेकंड पॉइंट है पोस्ट इंडिपेंडेंस चैलेंजेस। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो यहाँ पर हमें जो ब्यूरोक्रेट्स मिले थे वो भी कम थे, और बजट वगैरह जो भी रिसोर्सेज थे वो भी बहुत कम थे, तो उसकी वजह से हमारी ब्यूरोक्रेसी को बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े। तीसरा पॉइंट है रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट्स। इसमें 1973 के जो रिफॉर्म्स थे वो बिल्कुल मेजर ब्रेक थ्रू थे, और छोटे छोटे और भी रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट्स होते रहे हैं। मैं इन जो भी रिफॉर्म्स हुए उनकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, जो हमारी जो पॉलिसी मेकिंग रही है उसमें ब्यूरोक्रेसी की बहुत डोमिनेंसी रही है, ठीक है, जो कि क्रिटिसिज्म का शिकार रही है, क्योंकि काफ़ी लोग यही समझते हैं कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो इनएफिशिएंट है और लेक ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है।